हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ एंड यहां पर आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूं, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई बिहार एसएससी एंड बीपीएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन डील करा देता हूँ और इस सेशन को पूरा देखना, लाइक कर दे, कमेंट करते हैं भाई, शेयर ज़रूर कर दें। एंड हाँ, आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पर। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग डाइस नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा के केवल ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ऊर्जा जो ट्रांसफर होता है उसमें कितना परसेंट ऊर्जा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड कितना परसेंट ऊर्जा ट्रांसफर होता है दूसरे में, ये पूछ रखा है सिंपल सा क्वेश्चन। तो मैंने ये पहले भी आपको बता रखा था कि जब भी ऊर्जा ट्रांसफर होता है तो जो है 90% ऊर्जा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और मात्र 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होता है और 90% ऊर्जा जो है डिस्ट्रॉय होता है। ये किस में मैंने बताया था, तो ऊर्जा का 10% नियम में मैंने इसे बता रखा है। तो ऊर्जा का 10% नियम यह कहता है कि जब भी ऊर्जा ट्रांसफर होता है तो 10% ही केवल ट्रांसफर होता है और 90% जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, एंड ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, तो लिंडे मैन ने दिया था। किसने, तो लिंडे मैन ने दिया था ऊर्जा का 10% नियम, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वन के लिए अनुशंसित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि वन जो होता है वो कितना परसेंट होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, वन कितना परसेंट होना चाहिए। 25% तो नहीं भाई, 33% जो है किसी भी आप लोग राज्य में देखो तो कम से कम जो है 33% जो है वन होना ही चाहिए। ठीक है, तो 33% वन कम से कम होना ही चाहिए। 33% से कम अगर वन है तो वो सूटेबल नहीं है। कम से कम 33% वन कंपलसरी है। निम्नलिखित में किसका उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। तो भाई किसका उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं, इनमें से ऑप्शन में से बताना है। क्यूप्राइट का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट या हेमेटाइट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो, स्नेहक के रूप में जो है ग्रेफाइट का यूज़ करा जाता है, ग्रेफाइट का यूज़ करा जाता है। और पेंसिल के लेड में भी जो है ग्रेफाइट ही होता है। पेंसिल के अगर लेड में पूछ ले कि पेंसिल लेड में क्या होता है, तो पेंसिल के लेड में भी आपका ग्रेफाइट ही होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हेमेटाइट जो है ये एक लोहा का एक किस्म है, लोहा का एक किस्म है, लोहा का एक किस्म है हेमेटाइट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। पीतल, तो पीतल तो मिश्र धातु है भाई। जिंक, तो जिंक आपका मिश्र धातु है, तो जिंक यहाँ पर मिश्र धातु नहीं है, तो नहीं पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, बी किसी का भी मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, तो बी किसी का भी मिश्र धातु नहीं है, जिंक मिश्र धातु नहीं है। और जो आपका कॉपर होता है, पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है, तो याद रख लेना, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। तांबा और जस्ता से मिलकर बना है पीतल, तांबा जस्ता। स्टील देख लो, तो स्टील जो है आपका लोहा, कार्बन और मैग्नीज से मिलकर बना हुआ है। लोहा, कार्बन और मैग्नीज से मिलकर बना हुआ है। लोहा, कार्बन और मैग्नीज से मिलकर स्टील बना हुआ है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन में किस धातु को लोहे पर जो है लेप चढ़ाया जाता है, ताकि उसे जो है रस्ट से बचाया जाए। क्यों चढ़ाया जाता है, तो रस्ट से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जो है लोहे पर जो है भाई ये गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, जंग से बचाने के लिए। तो किस धातु से किया जाता है गैल्वेनाइजेशन, जिंक से या सोडियम कैडमियम से या लेड से या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण जो है वो जिंक से करा जाता है, लोहे के ऊपर, लोहे के परत पर, और उसे जंग से बचाने के लिए करा जाता है। तो जिंक से गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, लोहे के परत पर, उसे जंग से बचाने के लिए, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, कैडमियम के वजह से एक रोग आप लोग याद रख लोगे, इटाई इटाई या आउच आउच। कैडमियम से एक, कैडमियम हैवी मेटल है, इससे एक रोग याद रख लेना, डिजीज इटाई इटाई, या फिर इसी को आउच आउच भी कहा जाता है, और कहीं कहीं तो इसे ऊच ऊच कहा जाता है। ठीक है, तो कोई कोई इसे ऊच ऊच भी कहते हैं और आउच आउच भी इसका नाम है। तो ऊच ऊच या आउच आउच, तो ये कैडमियम से होने वाला डिजीज है।
हमारे घर में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं, तो हमारे घर में जो भाई वो एप्लियंसेस होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? स्रोत के साथ समानांतर क्रम में केवल तभी यदि एक उच्च शक्ति उपकरण है, तो ये करेक्ट नहीं है। स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में, तो भाई श्रेणी क्रम में कभी भी नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, इस बात को ध्यान में रख लेना। स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। हमारा जो होम का एप्लियंसेस होता है भाई, वो स्रोत के साथ जो है समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। पैरेलल सीरीज में जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है स्रोत के साथ। ओके, दबाव की इकाई है, तो दबाव का यूनिट क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है। दबाव का इकाई न्यूटन वर्ग मीटर, और इसे ही पास्कल भी कहा जाता है, पास्कल। तो न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल, ये दबाव का यूनिट है, याद रख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो डैश के भीतर मौजूद होती है। तो मानव शरीर में जो एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना है वो कहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है? तो फेफड़ा में। तो बिल्कुल भाई फेफड़ा में ही एल्वियोली आपका प्रेजेंट होता है, फेफड़ा में, जिसे कुपिका कहते हो। हिंदी में क्या कहते हो? एल्वियोली कहते हो, कुपिका कहते हो, जिसे तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो फेफड़ा में प्रेजेंट होता है आपका एल्वियोली, ध्यान में रख लेना है। किडनी जो है आपका, ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है आपका। जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो आपका किडनी हो जाता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन मेन कौन सा है? तो किडनी है आपका, ध्यान में रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटॉप का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं? तो रक्त कैंसर के उपचार में, रक्त कैंसर को है ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। और रक्त कैंसर में क्या होता है भाई? तो WBC जो है ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो WBC जब बढ़ने लगता है, ये ज़्यादा, जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर WBC बढ़ जाए आपके शरीर में, तो ये ल्यूकेमिया का रूप ले सकता है, रक्त कैंसर का रूप ले सकता है। तो रक्त कैंसर को ठीक किससे करा जाता है? तो एक रेडियो आइसोटोप का यूज करा जाता है रक्त कैंसर को ठीक करने के लिए। आयोडीन 131 नहीं, सोडियम 24 नहीं, कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है भाई आपके ल्यूकेमिया को सही करने के लिए। और एक बात ये भी याद रख लेंगे कि रेडियो आइसोटॉप की वजह से कैंसर होता भी है, और रेडियो आइसोटॉप से ही कैंसर सही भी किया जाता है। तो दोनों के लिए ये फैक्टर काम करता है। यहाँ पर रेडियो आइसोटॉप से कैंसर हो भी जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और रेडियो आइसोटॉप में कोबाल्ट 60 का यूज़ करके जो है कैंसर को सही भी किया जाता है। तो सोच लो, दोनों तरह से ये काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं पूछ रखा है, तो बोरोन, जिंक या सोडियम। तो भाई सोडियम यहाँ पर जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ध्यान में रख लेना है। वायु से जुड़े कुछ कथन दिए हैं, सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको आपको यहाँ पर चूज करना है। तो पहला क्या है? गतिशील पवन वायु कहलाती है। तो देखो पहली बात तो यही यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है भाई। गतिशील पवन वायु नहीं कहलाती है, गतिशील वायु जो होता है, गतिशील वायु वो पवन कहलाता है। ठीक है, तो गतिशील वायु पवन कहलाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको करेक्ट करके बता दिया है। तो गतिशील वायु को जो है पवन कहा जाता है। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी नंबर। एंड थर्ड क्या है? वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो ये भी गलत है। वायु जो है भाई ये उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से, उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। ठीक ना, तो उच्च से निम्न की ओर चलता है वायु, मतलब उच्च से निम्न की ओर वायु चलता है, ध्यान में रख लेना है। घटपर्णी पौधे विषमपोषी होते हैं। तो देखो क्या पूछ रखा है कि घटपर्णी पौधे विषमपोषी क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो घटपर्णी पौधे विषमपोषी क्यों होते हैं? उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो भाई क्लोरोफिल नहीं होता है उनकी पत्तियों में, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, तो ये तो करेक्ट होना नहीं है भाई, ये काट दो। उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, तो घटपर्णी पौधा को क्या सूर्य का रोशनी नहीं मिलेगा, तो ये भी करेक्ट और रॉन्ग हो जाता है। घटपर्णी पौधा को ही पीचर प्लांट भी कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। पीचर प्लांट ही कहते हो, घटपर्णी पौधा को ही पीचर प्लांट भी कहते हो। उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, तो बिल्कुल यही करेक्ट है। घटपर्णी पौधे विषमपोषी क्यों होते हैं? तो उन्हें मृदा से, मिट्टी से जो है नाइट्रोजन नहीं मिलता है। और ये जो लोग जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? तो चूहा और कीड़ा मकोड़ा को खाते हैं, चूहा कीड़ा को खाते हैं नाइट्रोजन की कमी को
पूरा करने के लिए, ठीक है। तो घटपर्णी पौधा ये सभी जो हैं, ये सभी क्या करते हैं, तो चूहा, कीड़ा, ये सभी को पकड़ के खा लेते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? तो बिहार राज्य की सीमा से किस देश का सीमा जुड़ा है? म्यांमार का, बांग्लादेश का, चीन का। तो न तो म्यांमार का जुड़ा है, ना ही बांग्लादेश का, और ना ही चीन का। तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जुड़ा कौन सा है भाई? तो आप लोगों का जो है उत्तर से नेपाल जुड़ा हुआ है, ठीक है। उत्तर दिशा से नेपाल जो है, नेपाल देश जुड़ा हुआ है ये बिहार की सीमा से। तो उत्तर दिशा से नेपाल देश जुड़ा हुआ है बिहार की सीमा से, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ लिया है। भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग नहीं है भाई, लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं है, सी राजगोपालाचारी यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो सी राजगोपालाचारी। पहले और अंतिम भारतीय शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। वह नेता जिसे जेल में रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गया सत्र में संस्था का अध्यक्ष चुना गया। तो देखो, जेल से रिहा होने पर जो है गया अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, तो वो कौन थे? महात्मा गांधी थे नहीं, मोहम्मद अली थे नहीं, CR दास थे, चित्तरंजन दास थे भाई, जिन्हें जेल से रिहा होने पर गया अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। और गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, और गया अधिवेशन में CR दास को गया अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था जेल से रिहा होने के बाद। ओके, और इसी गया अधिवेशन में यह डिसाइड हुआ था कि स्वराज पार्टी का गठन होगा, स्वराज दल का गठन होगा। और 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज दल का गठन हुआ था, स्वराज दल का गठन होगा, इसी गया अधिवेशन में डिसाइड किया गया था। और स्वराज दल जो है 1 जनवरी 1923 को आपका गठन किया गया था। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? सही नहीं पूछा है कि गलत, इसमें से आपको चूज करना है। तो अगर कपड़ा में आग पकड़ लिया है तो आप इनमें से क्या नहीं करेंगे, ये पूछ रखा है। तो पहली बात, जहां है वहीं रुक जाएंगे। तो जब आग पकड़ लेगा तो आप तो दौड़ोगे नहीं भाई, जहां हो वहीं रुक जाओगे, तो ये तो आप करोगे। तो ये तो सही नहीं होना है। यहाँ पर अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए। तो देखो, अपना चेहरा को ढक लोगे और लुढ़कोगे, जिसकी वजह से आपका आग बुझ जाए, तो ये भी करोगे। लेकिन क्या पूछा है, क्या नहीं करोगे? तो चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दोगे, तो भाई यही आप नहीं करोगे। चारों तरफ आप दौड़ना शुरू नहीं करोगे भाई, आप शांत से खड़े हो जाओगे, क्योंकि अगर दौड़ना शुरू करोगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा, एंड ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा तो फिर आग जो है तेजी से बढ़ने लगेगा, एंड फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जब भी आग पकड़ ले तो आपको दौड़ना नहीं है, शांत खड़े हो जाना है, या फिर कंबल वगैरह से अपने आप को खुद को ढक लेना है। वह देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। तो जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गया था, वो किसका? SC बोस का, भगत सिंह का, जतीन दास का। तो याद रख लेना, जतीन दास का जो है मृत्यु हुआ था भूख हड़ताल के दौरान जेल में ही। भगत सिंह ने ही भारत नौजवान सभा का गठन किया था, भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा का गठन किया था। भारत नौजवान सभा का गठन कब? तो 1923 में गठन किया था, 1926 में गठन किया था भारत नौजवान सभा का भगत सिंह ने। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले CM कौन थे भाई? जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के फर्स्ट CM जो है श्री कृष्ण सिंह हो जाता है, और इन्हें जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। और देखो, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे बिहार से, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार से पहले सत्याग्रही, बिहार से पहले सत्याग्रही। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार से पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा रोहतास में नहीं भाई, आगरा में भी नहीं, सासाराम में शेरशाह का मकबरा आपका सिचुएटेड है। तारों की दूरी मापी जाती है। तो देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर है कि तारों की दूरी किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। तो बिल्कुल यही करेक्ट है, प्रकाश वर्ष में तारों की दूरी किससे? तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, तारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्यों? अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा
जा सकता है। तो बता दीजिए आप लोग कि फूली हुई पूरी तेल में क्यों तैरती है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, तो बता दो आप लोग। आटा तेल से हल्का होता है, तो ये कोई तो लॉजिक होना नहीं है भाई कि आटा तेल से हल्का होता है, लॉजिक नहीं है। पूरी में हवा भरी होती है, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं होना है। हवा भरा होता है पूरी में, बताओ तो आप ही लोग, हवा रहता है, तो ये तो लॉजिक नहीं होना है भाई। तो लॉजिक क्या होना है इसमें करेक्ट, पूरी फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्यों, वाई। तो हियर द करेक्ट आंसर इज, पूरी में वाष्प भरा होता है। पूरी में क्या होता है भाई, तो वाष्प भरा होता है, इसीलिए जो है ये तेल में आपका जो है तैरता है, स्विम करता है। ध्यान में रख लियो आप लोग। एक मनुष्य दीवार पर क्या है, ये देखो, बल लगाकर विस्थापित करने में असमर्थ है, तब हुआ। देखो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि जब एक कोई मनुष्य है वो दीवार में बल लगा रहा है, मान लो ये एक वाल है, दीवार है भाई, और यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और ये कोई आदमी खड़ा है, मान लो ये चिंटू नाम का आदमी है, ये खड़ा है और ये दीवार में बल लगा रहा है, ये दीवार में, ये देखो बल लगा रहा है, ठीक है, दीवार में बल लगा रहा है। तो ये पूछा है, लेकिन वो उसे क्या कर रहा है, विस्थापित नहीं कर पा रहा है, मतलब कि हिला नहीं पा रहा है वहां से, तो दीवार तो मूव करेगा नहीं, तो फिर तब वो क्या कर रहा है, ये पूछ रखता है। ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो, जब एक चिंटू नाम का ये भाई, ये लड़का था चिंटू, ठीक है, ये जब दीवार में बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो दीवार वहां से मूव नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है भाई, तो वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, चिंटू कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वहां से ये दीवार को वो मूव कराने में असफल हो रहा है, इसीलिए वह कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तो कोई कार्य नहीं कर रहा है वहां पे, आपका जो वहां पर जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन यहाँ पर क्या है, तो जीरो है। वर्क डन क्या है भाई, तो वर्क डन यहाँ पर जीरो है, क्योंकि ये इसे मूव करने में आपका सफल नहीं हो रहा है, तो वर्क डन यहाँ पर जीरो हो जाता है, तो कोई कार्य नहीं कर रहा है चिंटू, ध्यान में रख लीजिएगा। टीवी से बचने के लिए कौन सा टीका सही है, तो टीवी, टीवी जिसे कि आप लोग ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हो भाई, ट्यूबरक्लोसिस, टीवी। तो पोलियो का टीका तो भाई ये पोलियो के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो है ये टीवी के लिए लगाया जाता है, और डीपीटी का टीका जो है ये डिफ्थेरिया परट्यूसिस और टेटनस के लिए लगाया जाता है। परट्यूसिस और टेटनस के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका डिफ्थेरिया, परट्यूसिस और टेटनस के लिए लगाया जाता है, डीपीटी का टीका, ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, और डीपीटी को ही वही ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। क्या, तो ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है डीपीटी को, ट्रिपल वैक्सीन। बैरोमीटर में अचानक गिरावट संकेत देता है। तो देखो, बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय का दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि बैरोमीटर से क्या, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और अचानक अगर इसमें गिरावट हो जाए तो इसका मतलब है कि तूफानी मौसम होगा। अचानक गिरावट हो जाए तो तूफानी मौसम होगा, और अगर मान लो कि इसका जो है वो इसका इंडिकेट वो बढ़ जाए तो समझ लो कि शांत मौसम रहेगा। जब इसका इंडिकेटर जो है ये बढ़ जाए तो समझ लेना कि शांत मौसम रहेगा, और गिरावट हो जाए बैरोमीटर में तो समझ लेना कि तूफानी मौसम रहेगा, बादल वाला मौसम रहेगा। एंड ये सभी आपको ध्यान में रख लेना है। घेंगा रोग में व्यक्ति के डायस पर सूजन आ जाती है। तो घेंगा रोग में आंख पर सूजन आएगा तो नहीं, जबड़ा पर सूजन आएगा, गर्दन पर सूजन आएगा। तो घेंगा रोग पर आखिर एक्चुअली सूजन किस पर आता है, ये पूछ रखा है आपसे। तो याद रख लेना कि घेंगा रोग में आदमी के गर्दन पर सूजन आ जाता है। किस पे, तो गर्दन पर सूजन आ जाता है घेंगा रोग में, ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और यहाँ पर मैंने आपको 26 से 27 क्वेश्चन कराए हैं। तो सेशन को फुल देख लीजिएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।